नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कॉर्पोरेट रडार में। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है। बाजार के अंदर अभी भी एक दबाव और दायरे के अंदर ही कामकाज हो रहा है। मार्केट्स पे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन रोज बरोज हम कॉर्पोरेट रडार में बातचीत करते हैं कॉर्पोरेट के बारे में, कंपनी के बारे में, कंपनी के इन एंड आउट स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह की विस्तार योजनाएं हैं और साथ साथ क्या रकम जुटाने की योजना है, कर्ज का स्टेटस क्या है। हर तरह के पैरामीटर में हम कंपनी का आकलन करते हैं और जानकारों से जानते हैं कि क्या इस कंपनी में निवेश करना ठीक है या नहीं, इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आज भी हमारे साथ मैनेजमेंट मौजूद है बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बजाज इलेक्ट्रिकल की मैनेजमेंट मौजूद है। मिस्टर शेखर बजाज हैं, चेयरमैन एंड एमडी बजाज इलेक्ट्रिकल्स के। मिस्टर बजाज, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो क्योंकि एक पायनियर नेम है इस इंडस्ट्री के अंदर और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रूफ किया, ना केवल इलेक्ट्रिकल डिवीजन के अंदर बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में भी कंपनी एक बड़े नाम के साथ, एक बड़ी पैठ के साथ मौजूद है और अपने आप को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रूफ करती आई है। जो सिनेरियो है प्रेजेंटली कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस का, चाहे वो हाई कंपटीशन हो, डिमोनेटाइजेशन हो या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो, इन सब चीज़ों को देखकर कंपनी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस तरह के है और कंपनी कहाँ पे पोजीशन होती है पूरे स्पेस में? मेरा मानना है कि आज नए नए प्लेयर्स आ रहे हैं कंपटीशन में, इसलिए जो कंपनी आगे बढ़ सकती है उसको नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, उनको ऐसी पॉलिसीज़ करनी पड़ेगी जिससे कि दूसरे को एंट्री बैरियर हो, जिसमें कि आपका डिफ्रेंसिएशन हो। वो जब होगा तभी कंपनी आगे लॉन्ग टर्म में टिक सकती है। तो इसलिए हम लोग ने एक तो फर्स्ट कंपनी है इंडिया में जो स्मॉल अप्लायंसेस में FMCG, जैसे उसको हम लोग FMCD बोल रहे हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल को हम FMCG टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसको कि दूसरा कोई करना चाहे तो उसमें होलसेलिंग नहीं करके डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा मॉडल है वो कोई और कंपनी ने अभी तक ट्राई नहीं किया है। तो ये हमारा डायरेक्शन है जिसको कि कोई और करने में मुश्किल है सामने वाले को। तो ये एक एरिया है जिससे कि डिफ्रेंसिएशन हो सकता है। दूसरा है कि कस्टमर केयर। आज इंडिया में कंज्यूमर ड्यूरेबल जो है, पंखा है, अप्लायंसेस हैं, वो कोई बेचता नहीं है, फेंकता नहीं है, यूज़ करके उसको रिपेयर करते रहते हैं। तो यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कम से कम 8 साल 10 साल तक चलेगा। उस हिसाब से जो हमारा होम सर्विस है, हम 3 करोड़ से ऊपर अप्लायंसेस पंखे बेचते हैं, तो उसके सर्विस के लिए हमारे जो होम सर्विस का हमने प्रॉमिस किया हुआ है कि 3 दिन में हमारा 90% प्लस सर्विस दे सकते हैं और 7 दिन में सबको सर्विसिंग मिल जाएगी जी। ये जो एक डिफ्रेंसिएशन किया है, तो ये 2 डिफ्रेंसिएशन से और नए प्रोडक्ट के कारण हम काफ़ी आगे बढ़ सकेंगे। ओके सर, 3 मेजर डिवीज़न है, एक एक करके तीनों बातचीत करेंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल, EPC और लाइटनिंग। शुरुआत कंज्यूमर ड्यूरेबल से कर लेते हैं। एक स्ट्रॉन्ग नंबर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, मतलब पोटेंशियल काफ़ी है, नए प्रोडक्ट्स की रेंज है, अच्छा नाम है, रिसेंटली करार भी आपने किया। इन चीज़ों को देखते हुए कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की ग्रोथ आप कैसे देख रहे हैं और क्या स्पेस के अंदर आप फर्दर प्राइस हाइक प्लान कर रहे हैं या फिर कुछ और नए प्रोडक्ट्स लाइन में ऐड करना चाह रहे हैं? किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं आप स्पेस में? ये जो 17-18 के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन है कि कंज्यूमर सेगमेंट जो है उसमें हमको डबल डिजिट 10% प्लस ग्रोथ आना चाहिए और हम प्राइस इंक्रीज़ नहीं करके जो एडिशनल डिस्काउंट्स थे उसको हम स्टेबलाइज कर रहे हैं। जो स्पेशल डील्स होती थी और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते थे, वो डिस्काउंट्स हमने कम कर दिए हैं। उससे मार्जिन इम्प्रूव होगा, नॉट कि प्राइसिंग बढ़ाएंगे। और जहाँ तक कि पंखे हैं ये और ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसका 10% और जो EPC बिजनेस है उसमें करीब 20% प्लस का ग्रोथ होगा। तो एज अ कंपनी अगेन 4500 करोड़ जो पिछले साल किया है वो करीब 5200 करोड़ करना चाहिए। करीब 15% ग्रोथ हम देख रहे हैं इस साल में 17-18 में। ओके सर, लाइटनिंग डिवीज़न कंपनी का लॉस उसमें हो रहा है, प्रेशर है वहाँ पर। कब तक एक टर्न अराउंड की उम्मीद वहाँ पर लगा सकते हैं और उसको इम्प्रूव करने के लिए कंपनी कैसे काम कर रही है? लाइटिंग में 2 अलग अलग बिजनेसेस थे। एक तो था जो गवर्नमेंट बिजनेस जो ESL है, जो गवर्नमेंट ने LED लैंप्स ले रहे थे और फिटिंग ले रहे थे,
तो वो पिछले साल अच्छा हुआ था, उसके कारण जो ईयर अभी ख़त्म हुआ उसमें नेगेटिव ग्रोथ थी, पर ट्रेड में सेल ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो करंट ईयर में कंपेयर टू लास्ट ईयर हमारा पॉजिटिव ग्रोथ होगी लाइटिंग में भी। उसके पहले साल में लास्ट ईयर ESL का बिजनेस जो गवर्नमेंट का है वो ज़ीरो था, तो उस हिसाब से ट्रेड टू ट्रेड हमारा एनीथिंग फ्रॉम 15 to 20% ग्रोथ आना चाहिए लाइटिंग में। ओके सर, लाइटनिंग में भी क्योंकि कंपनी कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के साथ भी हमेशा कामकाज करती रही है, क्या नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स या फिर गवर्नमेंट ऑर्डर्स की जो बात है वहाँ पर किस तरह का इन्फ्लो है? और स्मार्ट सिटीज़ जैसे इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट के हैं, या फिर जो LED लाइट्स लगाने की बातचीत है अलग अलग स्टेट पे या स्ट्रीट लाइट्स के तौर पे रिप्लेसमेंट की, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के रिप्लेसमेंट में, उसके लिए कंपनी कितने ऑर्डर्स इन्फ्लो देख रही है? क्या उसके लिए बिड कर रही है? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कंपनी बता पाए? जहाँ तक कि गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो इतने कंपटीशन में इतने कम्पिटिटिव प्राइस हो गई है कि उसमें मार्जिन नहीं है। तो जब हम अपना बजटिंग करते हैं तो अगर उसमें ऑर्डर मिल गया तो उसमें प्रॉफिट नहीं आएगा, खाली टॉप लाइन आती है, परंतु उसके कारण जो टर्नओवर बढ़ने से हमको परचेस में बेनिफिट मिलता है, वो एक रहता है। तो इसलिए हम अपने बजटिंग में ESL का गवर्नमेंट ऑर्डर पर हमने ज़्यादा निर्भर नहीं करके हम ट्रेड पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। और लाइटिंग में बेसिकली अब आजकल सब कुछ LED के चारों तरफ है। CFL का सेल 50% डाउन हो गया है और फर्दर 30-40% और डाउन हो जाएगा इस साल में, और 2-3 साल में CFL तो हट जाएगा। GLS जो नॉर्मल बल्ब है वो अभी भी रहेगा, डाउन जा रहा है पर रहेगा, क्योंकि एक है 100 रुपये की आइटम, एक है 10 रुपये की आइटम। तो 10 रुपये वाली आइटम तो चलेगी जब तक कि उसका ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। उस हिसाब से बल्ब का अभी क्वांटिटी जो है वो फिर भी बिकेगी जी। और बल्ब में बेसिकली हम लोग 2-3 प्लेयर ही रह गए हैं और सब धीरे धीरे करके बंद हो गए। सबका कंसंट्रेशन LED की तरफ है। ओके सर, EPC सेगमेंट में किस तरह के ऑर्डर इनफ्लोज है कंपनी के? क्या ऑर्डर बुक स्टेटस है? और क्या वहाँ पे डिलेज जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन में या ऑर्डर इनफ्लोज में है वो, या हाई जो लो मार्जिन बिजनेस है वहाँ पर उसका इम्पैक्ट अभी भी प्रिवेलिंग है या वो ईज आउट कर लिया कंपनी ने? वो तो 2-3 साल पहले ही उसको ईज आउट कर लिया। अभी हमारी ऑर्डर बुक है करीब 3700 करोड़। ओके। उसमें 2800 करोड़ तो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन का, 700 करोड़ है ट्रांसमिशन लाइन टावर का और 200 करोड़ है अपना हाई मास एक्सेट्रा का। तो 3700 करोड़ है और हमारे अब कहीं भी डिले नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने अब सब पुराने सब एग्जीक्यूट कर चुके हैं ऑर्डर्स। जी, पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो कंपनी का मुनाफा करीब 95 करोड़ रुपए के आसपास था पिछले साल। इस साल 9 महीने में यानी कि पिछले 3 क्वार्टर में अब तक कंपनी एटलीस्ट उतना नहीं मैच कर पाई जो पिछले साल की ग्रोथ थी। मान सकते हैं कि Q4 नंबर्स को इम्प्रूवमेंट देगा? एक दूसरा, क्या डीमोनेटाइजेशन की वजह से थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला, शायद इसलिए ये नंबर्स लैग करें पिछले साल के कंपैरिजन में? मैंने जो पहले बताया, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल में जो नेगेटिव ग्रोथ आई है वो हमारा प्राइमरी सेल में आई है, हमारी सेकेंडरी सेल में नेगेटिव नहीं है। और दूसरी तरफ जो हम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उसमें होलसेलर्स का बिजनेस कम होते जा रहा है, उससे थोड़ा टेम्पररी सेल का लॉस हो रहा है। पर करंट ईयर में ऑलरेडी अप्रैल में पॉजिटिव हो गया है और मैं बोला साल के एंड तक 10% प्लस ग्रोथ आ जाएगी कंज्यूमर ड्यूरेबल में। पर मार्जिन जो है वो 2 to 3% कंपेयर टू लास्ट ईयर बेटर होगा। तो उस हिसाब से कंपनी का मुनाफा जो है वो लास्ट ईयर से काफ़ी अच्छा होना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ओके सर, जिस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं उसको आपने चेंज किया, मार्च 2018 तक ये अनुमान है कि वो पूरी तरह से एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। कितना एक्रेडिशन हम रेवेन्यू में देख रहे हैं उसकी वजह से, या कितना कंपनी जो बेनिफिट्स है वो उठा पाएगी इस पॉलिसी के चेंज होने से? क्या करने के कारण? जो मार्केटिंग आपने जो एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अंदर चेंज किया है। हाँ, उसका मैं जैसे बताया कि इस साल अभी भी पूरा नहीं हुआ है, करीब 40-50% हो गया है। तो इसलिए 10% इस साल ग्रोथ होगा, अगले सालों से
ग्रोथ जो है और भी 10% से भी ज़्यादा हो जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। ओके एक डीमोनेटाइजेशन जो है इस पूरे स्पेस के लिए, चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में बाकी कंपनीज भी हों, उनके लिए भी एक थोड़ा सा सेटबैक रहा। कंपनी पे किस तरह का इम्पैक्ट रहा डीमोनेटाइजेशन का, और पूरी तरह से इसे मिटिगेट कर लिया कंपनी ने, या अभी भी कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, या शायद बेनिफिट भी अगर मिल रहा है तो क्या आप एक्स्ट्रा बेनिफिट की उम्मीद लगा सकते हैं हम गोइंग फॉरवर्ड? डीमोनेटाइजेशन का टेम्पररी ओनली 1 या 1.5 महीना उसका इम्पैक्ट रहा, क्योंकि फिजिकली कैश अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम थी। परंतु मेरा मानना है कि डीमोनेटाइजेशन के कारण प्लस अभी सामने जीएसटी आ रहा है, ये दोनों के कारण जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, हमारे स्मॉल अप्लायंसेस में बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, पंखे में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वो काफ़ी हद तक निकल जाएगा और उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइज सेक्टर को मिलेगा, ये मैं मानता हूँ। तो इसलिए डीमोनेटाइजेशन से अब फर्स्ट जैसे बोला 1-1.5 महीने के बाद अभी दिसंबर से हमको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि सब पैसा अवेलेबिलिटी, और हमारा तो पूरा चेक से पेमेंट ही होता था, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जो हैं वो मेजरली कंपनी का फोकस होता है उस पर। इन सिटीज़ में कंपनी किस तरह की ग्रोथ देख रही है, और गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के और एरियाज जिनको कंपनी केटर करने की सोच रही है, जहाँ से अच्छे मार्जिन एक्सपैंड कर सकते हैं? जो हमारा पूरा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है वो यही है कि कैसे टायर 2, टायर 3, टायर 4 मार्केट्स में हम कवर कर सकें, क्योंकि मेन जो सिटीज़ हैं, अर्बन सिटीज़ हैं, वहाँ पर तो सफिशेंट माल की अवेलेबिलिटी है, पर रीडिस्ट्रीब्यूशन वो छोटी जगहों में होगा, उसका बेनिफिट हमको सब्सटेंशियल मिलेगा। जो मेजर ग्रोथ आएगी वहीं आएगी, और गवर्नमेंट ने भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए भी पैसा दिया है, फार्मर्स को भी सपोर्ट किया है, तो उस हिसाब से जिसका डिस्ट्रीब्यूशन और जिसका रूरल रीच अच्छा होगा उसको बेनिफिट मिलेगा, ये मैं मानता हूँ। ओके सर, अपकमिंग जो 2 बड़े ट्रिगर कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के लिए हैं, उसमें एक तो जीएसटी है जिसके बारे में अभी आप बात भी कर रहे थे, और दूसरा है मॉनसून। दोनों एरियाज़ के लिए, दोनों चीज़ों के लिए कंपनी कितनी बुलिश है, और कितना लगता है कि आने वाले समय में इन दोनों का बेनिफिट जो है वो इस पूरे स्पेस को फ़ायदा करेगा, और कंपनी उससे फ़ायदा कैसे उठा सकती है? एक तो जो अभी लोगों ने जो एस्टिमेट किया है कि इस बार मानसून अच्छा है, 97% चांसेस ऑफ नॉर्मल मानसून्स हो गए, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो रूरल मार्केट है उसमें बारिश का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, तो वो एक हो जाएगा। दूसरा जो जीएसटी है, जीएसटी में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेरे हिसाब से थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन आ सकता है कंपनी को, क्योंकि हमको कई एरिया में एक्साइज बेनिफिट्स थे जो हम हिमाचल वगैरह से खरीदते थे माल जी, उसका क्या एग्जैक्टली होगा रिपरकशन, वो एग्जैक्टली अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। परंतु लॉन्ग रन में जब सिंगल जगह टैक्स लगेगा तो मल्टीपल टैक्स के बदले तो उससे काम भी इजी हो जाएगा, हमको इतने सारे ब्रांचेस भी नहीं रखने पड़ेंगे, हमको अलग अलग इतने सारे गोडाउन भी नहीं रखने पड़ेंगे, तो वो सब जो है वो ओवर अ पीरियड स्टडी करना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने गोडाउन चाहिए, जितनी ब्रांचेस चाहिए वो रखेंगे। पहले टैक्स के लिए रखते थे, अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखना पड़ेगा। ओके सर, संक्षेप में 2 सवाल होंगे आपसे। पहला तो कि कंपनी का जो डेट स्टेटस है उसको स्टीपली कंपनी ने रिड्यूस किया है पिछले 2-1 सालों के अंदर। क्या ये इंटरनल अक्रूवल से है या फंड रेज किया गया है? इसके लिए क्या कोई फर्दर फंड रेज करने की योजना है? पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जो रिसेंट सिनर्जीज कंपनी जो रिसेंट डील्स की हैं, चाहे वो मॉर्फी रिचर्ड्स के साथ एग्रीमेंट का एक्सटेंशन हो, या फिर जो एक गुई के साथ कंपनी ने करार किया हुआ है, इन दोनों की कितनी सिनर्जीज कंपनी को मिल रही हैं? गुई तो अभी नई चीज़ है, पर मॉर्फी रिचर्ड्स का हमारा 13 साल का रिलेशनशिप है, तो वो और 5 साल के लिए एक्सटेंड हो गया है। तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि प्रीमियम एरिया में मार्केट में लोग के पास पैसे हैं, लोग बोलते हैं हमको कोई प्रीमियम प्रोडक्ट दो, तो उस हिसाब से वो पोजीशन में मॉर्फी रिचर्ड्स का हमारा सेल बढ़ेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 साल में वो 500 करोड़ तक पहुंच सकता है, 500 से नेक्स्ट 3 से 4 साल में, तो वो एक एक्स्ट्रा बिजनेस हो सकता है। और जहाँ तक कि नए बिजनेसेस में होता क्या है कि
ब्रांड का एडवांटेज मिलता है। मॉफी रिचर्ड जो है वो अच्छा इस्टेब्लिश ब्रांड है जी। तो उसका हमको जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन का जो इतनी मेहनत करके इस्टेब्लिश किया उसका बेनिफिट अब मिल रहा है। ओके, और सर डेट स्टेटस को लेकर? हाँ, हमारा डेट ऑलरेडी बहुत कम है और अभी हमने कई कंज्यूमर्स ये अपना बैंक से पैसा डीलर्स को दिला के जो चैनल फाइनेंसिंग बोलते हैं उससे और भी हमारा डेट कम होगा। तो हमको ऑलमोस्ट एक्सेप्ट फॉर डिस्काउंटिंग के सिवाय हमारा ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। ओके। और आगे के लिए भी हमको अनलेस कि कोई एक्विजिशन होता है तो अलग चीज़ है, अदरवाइज हमको कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर बजाज अपना समय हमें देने के लिए, विस्तार में हमसे बातचीत करने के लिए और सभी तरह की कंपनी की जो डेवलपमेंट्स है वो हमें बताने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। अब हमारे साथ मिस्टर मयूरेश जोशी मौजूद हैं। मयूरेश, अभी आप सुन भी रहे थे मिस्टर बजाज को, उन्होंने कहा कि डेट फ्री स्टेटस गोइंग फॉरवर्ड आ सकता है और अच्छे नेटवर्क जो एडवांटेज है वो भी कंपनी को मिल रहा है। आप क्या व्यू रखते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स पे? लार्जली हमारे पॉजिटिव व्यू है सुमित, और अगर इसके 3 मेन सेगमेंट्स देखें आप, कंज्यूमर ड्यूरेबल, लाइटिंग और ईएनपी ने अच्छा खासा ड्रैग किया था क्योंकि इसके जो लॉस मेकिंग और कॉस्ट रन ओवररन्स हुए थे प्रोजेक्ट्स पे वो लार्जली आई थिंक अभी खत्म हो चुके हैं। तो आई थिंक ईएनपी हैज स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली और रिपीट फ्रंट पे हमारे खुद के अनुमान है कि 6% के आसपास के मार्जिन आने चाहिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल में जैसा प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है टुवर्ड्स एलईडी, हालांकि एंड प्रोडक्ट द प्राइसेस ऑफ एलईडी इज गोइंग डाउन, वॉल्यूम्स बढ़ेंगे, वॉल्यूम्स के साथ मेरे हिसाब से आई थिंक बैलेंस शीट का लेवरेज बढ़ेगा एंड EBIT मार्जिन्स देयर आल्सो बिकॉज ऑफ बेटर प्रोडक्ट मिक्स शुड इंप्रूव फॉर द बेटर। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई थिंक जो पे कमीशन के रिकमेंडेशंस के ऊपर जो मार्केट्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी चल रही थी आई थिंक वो अभी भी बरकरार है। अच्छा मानसून और ये मानसून भी आई थिंक ठीक ठाक होने की आकांक्षा है, उससे आई थिंक बहुत फर्क पड़ेगा स्पेंडिंग में। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक जीएसटी, जैसे जीएसटी लागू होगा आई थिंक द इफेक्टिव टैक्स रेट 23 से 18% पे आने की उम्मीद है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक टैक्स आर्बिट्राज जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट एंजॉय करता था वो बजाज इलेक्ट्रिक जैसे प्लेयर्स एंजॉय करने लग पाए। आप क्या टारगेट्स देख रहे हैं इसमें? So we are roughly looking at a target of close to 400 odd rupees. Okay. But जैसे नतीजे आएंगे मेरे ख्याल से आई थिंक बिगिनिंग पे बाइंग की स्ट्रैटेजी एक स्टैगर्ड वे में करना बहुत उचित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो पोटेंशियल अपसाइड काफ़ी है, करीब करीब 30 से 40% तक का अपसाइड यहाँ पे खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है और उसी लिहाज से आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ट्रिगर्स जो बताए मैनेजमेंट से भी जिन पे हमारी बातचीत हुई और मयूरेश भी बता रहे थे कि जीएसटी एक बड़ा ट्रिगर है, प्लस रूरल इनकम जो बढ़ती है तो वो भी कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। तो इन टोटल आप बजाज इलेक्ट्रिकल को देख सकते हैं और निवेश करना चाहें तो आपको लक्ष्य भी बता दिए गए हैं, मैनेजमेंट को भी आपने सुन लिया है। रोज़ बरोज़ हम मौजूद रहते हैं कॉर्पोरेट रडार में एक और कॉर्पोरेट के साथ, और सोमवार को हम फिर एक नए कॉर्पोरेट के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।